नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा सरकार को नहीं मिला हनीमून पीरियड? आप कहां देख सकते हैं मोदी सरकार के 30 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा और बढ़ती महंगाई से कैसे टेंशन में है सरकार। देखिए देश भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो बन सकती है सुर्खियां। अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब तक जितने भी फैसले सरकार ने लिए वो राष्ट्र हित में लिए। उनकी सरकार को बाकी सरकारों की तरह 100 दिन के हनीमून पीरियड का सुख नहीं मिला। 100 दिन छोड़िए, लोगों ने 100 घंटे में ही आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन जब कोई सिर्फ देश सेवा के मकसद से काम कर रहा हो तो उसे इन बातों पर फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में ये भी जताया है कि वो नए नहीं रहे, अब वो दिल्ली की सत्ता की बारीकियों को समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए देश को संदेश देने की कोशिश की है कि वो जिन उम्मीदों के रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री बने हैं उस पर वो जरूर खरे उतरेंगे। 30 दिन पूरे होने पर मोदी सरकार ने एक वीडियो जारी किया है। देश के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी ने सरकार के 30 दिन बीतने पर न सिर्फ ब्लॉग लिखकर अपनी सरकारी उपलब्धियां गिनाई, बल्कि YouTube पर सरकार की उपलब्धियों का वीडियो लॉन्च कर देश की नेक्स्ट जनरेशन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। शुरू से टेक्नो फ्रेंडली मोदी ने वीडियो में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही आने वाले कल की झलक दिखलाई है। अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आए पीएम नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। मोदी के मंत्रियों ने गुरुवार को महंगाई को कंट्रोल करने के उपायों पर मंथन किया। मंत्रियों के साथ बैठक में मोदी ने कई बड़े फैसले लिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मीटिंग में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं आलू की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए आलू की निर्यात ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा और ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदर्श गोयल के साथ ही वरिष्ठ वकील आर नरीमन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। तीनों जज 30 जून को अपने पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 लोगों के नाम जज की नियुक्ति के लिए भेजे थे, जिनमें से पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम के नाम की फाइल राष्ट्रपति भवन से लौटा दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी में समझौते के आसार बन रहे हैं। डीयू की ओर से एक प्रस्ताव यूजीसी के पास भेजा गया है, जिसमें विश्वविद्यालय 3 साल के डिग्री कोर्स पर राजी हो गया है। प्रस्ताव के मुताबिक ऑनर्स की डिग्री 3 वर्ष में दे दी जाएगी। इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विचार के लिए यूजीसी की गुरुवार शाम होने वाली बैठक टल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है। दोनों को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। समन नेशनल हेराल्ड केस में जारी किया गया है। ये केस बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने कांग्रेस के धन को निजी प्रॉपर्टी में लगाकर अपने हित के लिए इस्तेमाल किया। छपरा में हुए राजधानी एक्सप्रेस हादसे में रेलवे की अनदेखी का खुलासा हुआ है। खबरों के मुताबिक छपरा के एसपी ने डीआरएम को नक्सलियों के बंद के मद्देनजर पहले ही आगाह कर दिया था। छपरा के एसपी सुधीर कुमार ने 22 जून को सोनपुर रेल मंडल के डीएमआर राजेश तिवारी को खत लिखा था, जिसमें 25 जून की रात से नक्सलियों द्वारा बुलाए गए सारण और तिरहुत बंद के दौरान रेलवे को निशाना बनाने का अंदेशा जाहिर किया गया था। प्रीति जिंटा और नजवाड़िया विवाद मामले में मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने ने कारोबारी जय कनौजिया का बयान दर्ज किया है। जय ने अपने बयान में ये तो नहीं बताया कि नेस और प्रीति के बीच क्या बातचीत हुई थी, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उन्होंने देखा कि नेस ने प्रीति का हाथ दबा रखा था। जय कनौजिया के इस बयान के बाद प्रीति को उस दावे को बल मिला है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मैच के दौरान नेस ने बदतमीजी करते हुए उनके हाथों को पकड़ा था। साईं बाबा के खिलाफ विवादास्पद बयान देने वाले द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने लोगों की आस्था के प्रतीक संतोषी माता पर तीखा हमला बोला है। शंकराचार्य ने कहा है कि संतोषी माता का कोई वजूद नहीं, बल्कि वो फिल्मी दुनिया की उपज है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने एक बार फिर से साईं बाबा के खिलाफ बयान दिया। साथ ही साईं भक्तों को पवित्र होने का नुस्खा भी बताया। सिनेमा वालों ने प्रोजेक्ट कर दिया था हर मंदिर में, हर पुजारी संतोषी माता गणेश जी के कोई पुत्री हुई संतोषी जैसी नहीं, और ये शब्द ही गलत है। संतोषी शब्द पुल्लिंग है। देश भले ही मानसून के लिए तरस रहा हो, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों खासकर असम में बारिश के बाद बाढ़ से तबाही का आलम है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन इन इलाकों में अभी बारिश होने की आशंका है। हालांकि ज्यादा बारिश से इलाकों के हालात और बिगड़ सकते हैं। 10 राष्ट्रीय खबरों के बाद अब आपको बताते हैं राज्यों का क्या है हाल। धक धक गर्ल बनी किस राज्य की ब्रांड एम्बेसडर? गुजरात की नई सीएम का क्या है नया नारा? और बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए कैसी है इस साल की तैयारी? देखिए राज्यों से जुड़ी हर बड़ी खबर इस ट्रेंडिंग न्यूज में।
चंडीगढ़ पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारे गए दोनों शख्स के परिवार वालों को मोगा पुलिस ने इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। गुरुवार को मृतक के परिजनों ने चंडीगढ़ पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाए थे। परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में नगर पालिका और पुलिस की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान कुछ लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई का विरोध करने लगे। इन लोगों का कहना था कि हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर नगर पालिका की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन यूपी पुलिस के ये जवान भला ऊंची आवाज कैसे बर्दाश्त कर पाते। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को कोर्ट का आदेश देखने की फुर्सत भी नहीं थी। बस फिर क्या था, अफसरों का इशारा मिला और एक के बाद एक सारे जवान इस युवक पर पिल पड़े और गुंडागर्दी पर उतर आए। पुलिस की हरकत से साफ जाहिर है कि फैसला भले ही कोर्ट करे, लेकिन इन तस्वीरों का सच यही है कि यूपी पुलिस के ठेंगे पर है कानून। गोली किसने मारी? ये सेना के पूर्व अधिकारी का आखिरी बयान है, जिसे बदमाशों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। यूपी के मैनपुरी में हुई इस वारदात में बदमाशों ने फौज के एक अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी। सेना से रिटायर्ड कैप्टन फतेह सिंह मैनपुरी की जिला अदालत में एक केस में पेशी के लिए अपने गाँव आ रहे थे। तभी कोर्ट में पहुँचने से पहले घात लगाए कुछ बदमाशों ने फतेह सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां बरसाकर बदमाश मौके से फरार हो गए। खून से लथपथ फतेह सिंह जमीन पर पड़े थे, लेकिन बावजूद इसके फतेह सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। लहूलुहान फतेह सिंह खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हुए जिला अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने इलाज भी शुरू किया, लेकिन ये फौजी जिंदगी की जंग हार गया। मेरठ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब मुंडाली इलाके के नंगलामल मॉल गांव में एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में अवैध तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। यूपी के वाराणसी में उस वक्त हंगामा मच गया जब छात्रों ने स्टेशन पर अराजकता का माहौल पैदा कर दिया। दरअसल बात बस इतनी सी थी कि छात्रों ने ट्रेन में बैठने से मना कर दिया था, जिसके बाद छात्रों ने स्टेशन पर जबरदस्त बवाल काटा। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सवालों के घेरे में बीजेपी सरकार अब अपनी ब्रांडिंग के लिए बॉलीवुड की शरण में आ गई है। कुछ दिनों पहले आमिर खान को एक कार्यक्रम में बुलाया गया था और गुरुवार को माधुरी दीक्षित को हेल्थ डिपार्टमेंट के कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। माधुरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंच से अपनी बहन कहकर संबोधित किया। शिवराज सिंह ने कहा कि मैं कहता हूं कि सारे काम मुख्यमंत्री या अधिकारी ही क्यों करें, समाज के हर वर्ग को साथ लेना है और माधुरी तो मेरी बहन है। गुजरात की नई मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने नया नारा दिया है। ये नारा है गतिशील गुजरात का। सरकार का दावा है कि विकास के जो काम पहले से चल रहे हैं उनमें गति लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर गुजरात की आनंदीबेन सरकार ने 100 दिन का एजेंडा सामने रखा है। इसमें महिला सशक्तिकरण, पोषण युक्त गुजरात, महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा कल यानी 28 जून से शुरू होगी और इसके लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। लेकिन इस बार की यात्रा पारंपरिक रूट पहलगाम से ना शुरू होकर बालटाल के रास्ते से शुरू होने जा रही है। ऐसा इस रास्ते में भारी बर्फबारी की वजह से किया गया है। बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा हर बार आतंकियों के निशाने पर होती है। यही वजह है कि पुलिस, सेना और दूसरे सुरक्षा बलों ने यात्रा शुरू होने से कई दिन पहले ही पूरे यात्रा रूट और बेस कैंप्स पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार बेस कैंप्स और यात्रा के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी और शुरू होने से कई दिन पहले ही पूरे यात्रा रूट और बेस कैंप्स पर सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार बेस कैंप्स और यात्रा के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी और हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी के लिए मेटल डिटेक्टर भी लगाए जा चुके हैं। वैष्णो देवी मंदिर के लिए यात्रा अब ज्यादा आसान हो सकती है, क्योंकि गुफा मंदिर के आधार शिविर कटरा तक के लिए रेल लाइन जल्द शुरू हो सकती है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस रेल लाइन की शुरुआत करेंगे। 25 किलोमीटर लंबे उधमपुर कटरा रेलवे लाइन का काम पूरा हो चुका है और इसके शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। बारिश की कमी की वजह से मुंबई में पानी का संकट होने की संभावना बढ़ गई है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में सिर्फ 1 महीने का पानी बचा है। मुंबई को पानी संकट से उबारने के लिए बीएमसी कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही है। मुंबई वासियों की प्यास बुझाने और घर चलाने के लिए प्रतिदिन 3900 MLD पानी की सप्लाई होती है। मुंबई को 7 झीलों से पानी सप्लाई होता है, लेकिन अब अपर वैतरणा और बिहार झील न्यूनतम स्तर से नीचे चली गई है, यानी अब उनसे पानी निकालना मुश्किल है। राज्यों की 10 बड़ी खबरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं बाजार की 10 बड़ी खबरें। कैसे बुझेगी आलू प्याज में लगी आग, कमजोर मानसून ने बढ़ाई सरकार की चिंता और मोदी सरकार ने टाला 3 महीने के लिए फूड गारंटी बिल। देखिए व्यापार जगत से जुड़ी बड़ी खबरें।
प्याज के बाद सरकार ने आलू पर न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MEP $450 प्रति टन लागू कर दिया है। आलू के एक्सपोर्ट पर अब इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आलू की कीमतों पर काबू करने के लिए ये कदम उठाया गया है। दिल्ली में आलू 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि इससे पहले 17 जून को प्याज पर $300 प्रति टन निर्यात मूल्य लगाया गया था। आलू के बढ़ रहे दामों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। मानसून कमजोर पड़ने और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात से निपटने के लिए आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच नजदीकी समन्वय पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मामलों की जल्द सुनवाई के लिए राज्यों से फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने मानसून की प्रगति और महंगाई को काबू में करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। नरेंद्र मोदी ने किसानों को पानी, बिजली और बीज की उपयुक्त आपूर्ति पर जोर दिया ताकि कमजोर बरसात की वजह से कृषि उत्पादन प्रभावित न हो। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए 3 महीने का और समय देने का फैसला किया है। इस कानून में देश की 2/3 आबादी को सस्ते अनाज का अधिकार दिया गया है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की समय सीमा 4 जुलाई को समाप्त हो रही है। लिहाजा सरकार ने इस समय सीमा को 3 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। रामविलास पासवान ने कहा है कि फैसले को लागू करने के लिए सरकारी आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल ये कानून हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में ही लागू है, जबकि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ ने इसे आंशिक रूप से लागू किया है। वोडाफोन टैक्स विवाद से जुड़ी एक और जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो केंद्र सरकार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन से 20,000 करोड़ रुपए के कर बकाये की वसूली का निर्देश दे और मामले में मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोकने का आदेश दे। वरिष्ठ वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विश्वजीत भट्टाचार्य ने अदालत से कहा है कि वो केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को आयकर अधिनियम 1961 को लागू करने के दौरान नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्प लिमिटेड से 60 से 70 अरब रुपए का ठेका हासिल होने की पूरी संभावना है। TGDCL ने एन्नौर जिले में 660 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट की स्थापना के लिए बोली मांगी थी, जिसमें भेल ने सबसे कम बोली दी थी। ये प्रोजेक्ट एन्नौर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के आधार पर तय होगा।